आपको भी स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बॉस की गाली नहीं खानी, वक्त का गुलाम नहीं बनना, 9 to 5 जॉब भी नहीं करनी। आ जाओ डिस्कस करते हैं, आ जाओ बात करते हैं इस बारे में। तो देखो भाई, पिछले कुछ सालों से हमने हमारे देश में एक लहर सी उठती हुई देखी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा भाई, ये लहर नहीं थी, ये तो बाढ़ थी स्टार्टअप कल्चर की, एंटरप्रेन्योर कल्चर की। आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को या तो स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का मालिक बनना है, जॉब नहीं करनी। और देखा जाए तो एक बहुत अच्छी सोच है, ये माइंडसेट होना चाहिए था। ये माइंडसेट हमारे देश के लोगों में बहुत सालों से मिसिंग था, कोई बात ही नहीं करता था। बचपन से हमने क्या सीखा है कि अगर तुम्हें समाज में अच्छी जगह चाहिए, अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, तो भाई किसी अच्छी कंपनी में जॉब करो। अब या तो मेडिकल लेके डॉक्टर बन जाओ, नॉन मेडिकल लेके इंजीनियर बन जाओ, 40 साल की उम्र में जाके सीए बन जाओ, या फिर किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर बन जाओ। यही वो पेशे हैं, यही वो पोजीशंस हैं जो आपको समाज में इज्जत दिला देती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छे कॉर्पोरेट हाउस में, बड़ी सी बिल्डिंग में सूट बूट पहन के इंग्लिश बोलते हो, तो भाई आपका बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टेटस माना जाता है, आप बड़े अच्छे हाई क्लास इंसान माने जाते हो, आपकी रिस्पेक्ट है। और बिज़नेस तो वो लोग करते हैं जो कुछ और नहीं कर पाते। मुझे सुनने में आता था कि जो किसी अच्छी कंपनी में काम नहीं कर पाते, जो लाइफ में कुछ काबिल नहीं बन पाते, वो बेसिकली अपना बिज़नेस खोल के बैठ जाते हैं या दुकान खोल के बैठ जाते हैं। ये माइंडसेट था। पर मैं देख रहा हूँ कि ये माइंडसेट पिछले कुछ सालों में बदल रहा है, इनफैक्ट टूट रहा है। क्योंकि कॉर्पोरेट का सपना देखने वाले जितने लोग कॉर्पोरेट में गए, उनको वहाँ की सच्चाई पता चली, और फिर पता चला भाई यहाँ की चकाचौंध उतनी भी खूबसूरत नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी डार्कनेस भी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो, आपका स्टेटस चाहे कितना भी अच्छा हो, पर बेसिकली कहना कि आप गुलाम रहते हो, वक्त के गुलाम रहते हो। आपको एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है। ज़रा सा 10 मिनट भी लेट हो गए तो बातें सुनने को मिल जाती हैं। कितने सालों से भी आप काम कर रहे हो, आपकी कितनी अच्छी पोजीशन हो, आपका पिछला रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा हो, अगर आपने एक गलती कर दी और आपके बॉस को गुस्सा आ गया, वो सबके सामने आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। उसे कोई परवाह नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। आपकी पुरानी परफॉर्मेंसेस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप एक प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वेकेशन में जाने के लिए आपको भीख मांगनी पड़ती है, छुट्टियां मांगनी पड़ती है, और जो कई बार मिलती भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को अंदर से तोड़ देती है, वो ये है कि जब आपको कोई ह्यूमिलिएट करता है, जब आपका बॉस, आपका सीनियर आपकी इंसल्ट करता है, आपकी धज्जियां उड़ाता है, आप कुछ कह नहीं पाते हो। ज़िंदगी में हम चाहे कितना भी शेर बन लें, ऑफिस में हम जाके सब बिल्ली बन जाते हैं और चुप हो जाते हैं। ये चीज़ हर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। और यहीं से एक सोच का जन्म होता है कि मुझे नहीं करनी ये गुलामी। और यहीं से जन्म होता है उस सोच का जो कहती है कि बेटा काम करो तो कोई ऐसा करो जहाँ ना सिर्फ इज्जत हो, आज़ादी हो, और किसी की गुलामी ना करनी पड़े, किसी की बातें ना सुननी पड़े। और हमारा सोशल मीडिया पूरी तरह इंश्योर करता है कि हमारी मोटिवेशन बरकरार है। हमें रोज़ उन लोगों की कहानियाँ दिखा कर, जो कि आज की डेट में काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ये लोग बेसिकली वही हैं जिन्होंने शायद खुद एक वक्त पे ज़ीरो से शुरू किया था। अपने एक आइडिया, अपने एक कॉन्सेप्ट और थोड़ी मेहनत के बल पर आज ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पहुँचने का कुछ लोग सिर्फ सपना ही देखते हैं। एंड दिस इज़ ग्रेट। और यही चीज़ें हमें अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, हद से ज़्यादा इंस्पायर कर देती है, बल्कि हम पागल हो जाते हैं। हर दूसरा तीसरा फ्रस्ट्रेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय यही सोचता है कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी, भाड़ में चाहे मेरी नौकरी, मैं तो छोड़ के स्टार्टअप करूँगा। लोग तो फैसला कर लेते हैं कि हम 3 दोस्त मिलकर बस इस दिन रिज़ाइन करेंगे और अगले दिन से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देंगे। पर क्या ये इतना आसान है? क्या स्टार्टअप करना इतना आसान और इतना कूल है जितना एक्चुअली ये दिखाई देता है? देखो, सोशल मीडिया का एक काम है कि वो हर चीज़ को हद से ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको सिर्फ वही वाला वर्जन दिखाता है जो देखने में खूबसूरत हो, जो देखने में अट्रैक्टिव हो, और जो आपकी आंखें को चौंधिया दे। आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ उन्हीं लोगों की कहानियाँ सुनाई देती है जो सक्सेसफुल हो पाए हैं, जो टॉप 5 या टॉप 10 में आते हैं। पर उसके साथ साथ हज़ारों सैकड़ों लोगों की कहानियाँ आपको नहीं सुनाई देती जो बहुत बुरी तरह फेल हुए। अगर मैं आपको आज ये बात बता दूं कि जितने भी लोग हमारे इंडिया में स्टार्टअप करते हैं, उसमें से 80% लोग फेल होते हैं, सिर्फ 20% लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। और उन 20% में से भी कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स कंपनीज ऐसे हैं जो आजकल लॉस में चल रहे हैं, बल्कि आज से नहीं, कई लंबे वक्त से लॉस में चल रहे हैं। अब बताओ, करना है स्टार्टअप? दिमाग घूम गया ना? थोड़ी देर के लिए तो घूम गया होगा, पर ये वो एक रियलिटी चेक है जो आपको मिलना चाहिए था। क्योंकि सोशल मीडिया कभी इस साइड के बारे में बात नहीं करता। कोई मोटिवेशनल गुरु, कोई बिजनेस कोच आपको इस रियलिटी के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। पर उन सपनों के साथ साथ एक रियलिटी चेक मिलना भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। अगर कॉर्पोरेट में जॉब करना मुश्किल है, अगर एक एम्प्लॉय बनना मुश्किल है, उसमें बहुत स्ट्रगल है, तो बिज़नेस खड़ा करने में और उसको मेंटेन करने में भी उतनी ही स्ट्रगल है। उस रास्ते पर भी उतने ही कांटे हैं, उतनी ही तकलीफ हैं, उतनी ही आंधिया तूफान हैं। वो आंधी तूफान कांटे कैसे हैं, आओ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया में शुरू होने वाले 80% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कमी रह जाती है? आइडियाज़ अच्छे नहीं होते, फंडिंग अच्छी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लोग मेहनत नहीं करते, क्या दिक्कत आती है? देखो, जितना मैंने बिज़नेस को समझा है,
उस हिसाब से मेन 4 चैलेंजेस हैं जो अक्सर स्टार्टअप करने वाले लोगों के सामने आते हैं। बल्कि मैं कहूँगा स्टार्टअप नहीं, जो पुराने बिजनेसेस हैं उनके सामने भी ये चैलेंजेस अक्सर आते ही आते हैं। और जब लोग फाइनली बिजनेस वर्ल्ड में आते हैं तो अक्सर उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करे या तो सर्विस बेस्ड बिजनेस। लेकिन इन दोनों ही बिजनेसेस में एक चीज़ कॉमन होती है कि इसमें पहले से ही बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो सालों से इस काम को कर रहे हैं, और उनके पास आपसे ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा टैलेंट, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का। और अब आपको उनके साथ कम्पीट करना है, ना सिर्फ कम्पीट करना है बल्कि मार्केट में अपनी जगह बनानी है। उनके क्लाइंट्स, उनके कस्टमर्स जो फिलहाल उनके लिए लॉयल हैं, आपको उन सबको अपनी तरफ लाना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ये सबसे पहली और हार्डेस्ट चुनौती होती है शुरुआती बिजनेसमैन के लिए। लोगों का दिल यहीं बैठ जाता है। लेकिन ये करे कैसे? बहुत अच्छी मार्केटिंग से। आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पहला स्टेप ही वही है। इतने तगड़े लेवल की मार्केटिंग करो और बहुत लंबे वक्त तक करो, रेगुलरली करो, और उससे बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत पैसा बहाते हैं लोग। और मार्केटिंग करते हुए आपको लोगों को ये भी एहसास दिलाना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो बाकियों से बेस्ट है, बाकियों से अच्छा है। और ये करते करते आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ता है कि अगर आपको मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो आपको सस्ते में माल बेचना पड़ेगा, आपको कम मार्जिन में काम करना पड़ेगा, कम प्रॉफिट्स में काम करना पड़ेगा, और ये आसान नहीं होता। आपको याद होगा यही स्ट्रैटेजी वीवो और ओप्पो ने अपनाई थी जब कुछ साल पहले मोबाइल बिजनेस में सैमसंग, सोनी, ब्लैकबेरी का कब्जा था। तब सडनली वीवो आते हैं, ओप्पो आते हैं, पागलों की तरह मार्केटिंग करते हैं, बिल्कुल पागलों की तरह। हर जगह अपनी बिल बोर्ड लगाया हुआ है, बैनर्स लगाए हुए हैं, और सबसे कम प्राइसेस में फ़ोन बेचे, इसलिए उनके फ़ोन धड़ल्ले से बिके, बहुत ज़बरदस्त सेल हुई। लेकिन वो ये कर पाए क्योंकि उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी। लंबे वक्त तक मार्केटिंग पे इतना पैसा बहाना और बहुत ही कम प्रॉफिट्स में काम करना हर किसी के पास की बात नहीं है। जब यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती वो ये शुरू करते हैं तो वो अक्सर इस पहले स्टेज में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कम प्रॉफिट्स के साथ ज़्यादा वक्त तक काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको खर्चे चलाने हैं, घर चलाने हैं, वो जॉब ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और उनकी सेविंग्स लिमिटेड है। कई बिजनेसमैन इस पहले स्टेज में ही फेल हो जाते हैं। ये है पहला चुनौती, पहला जो चैलेंज आता है वो यही है। क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं जो पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो कम प्रॉफिट्स में काम कर सकते हैं, वो ये लॉस झेल सकते हैं, पर आप नहीं झेल सकते। इसलिए अक्सर यंग एंटरप्रेन्योर्स यहीं फेल हो जाते हैं। अगर आप इस स्टेज को क्रॉस कर लेते हो, इस चैलेंज को सर्वाइव कर लेते हो और मार्केट में अपनी जगह भी बना लेते हो, तो दूसरा चैलेंज जो आपके सामने आता है वो है आपके खुद के कंपेटिटर्स, जिनको अच्छा नहीं लग रहा भाई कि आप इतना आगे बढ़ रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, वो इतने वक्त से इस फील्ड में टिके हुए हैं, हो सकता है उनकी मोनोपोली भी हो, पैसा कमा रहे हैं, उनको कैसा अच्छा लगेगा कि कल का लड़का आया उनके नीचे से उनके क्लाइंट निकाल के ले जाए? ऐसा हो सकता है? वो आपको टिकने ही नहीं देंगे, वो आपको सर्वाइव करने ही नहीं देंगे, वो हर कोशिश करेंगे आपको गिराने की, क्योंकि उनको उनकी मोनोपोली बरकरार रखनी है। एंड समहाउ दैट्स आल्सो फेयर। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स यहीं गिर जाते हैं, क्योंकि वो हर टैक्टिक्स अपनाते हैं आपको नीचे करने की। अगर आप कम प्राइस में बेच रहे हो तो हो सकता है वो आपसे भी कम प्राइस में बेचें। आप कोई स्कीम चला रहे हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा कोई डबल स्कीम चला दें। आप डिस्काउंट दे रहे हो, आपसे ज़्यादा डिस्काउंट लेंगे, वो आपसे भी ज़्यादा तगड़े लेवल की मार्केटिंग करेंगे। और ये करते करते अक्सर यंग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ थोड़े से हार जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना वो बहुत वक्त से इस फील्ड में, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। उनको सारे उतार चढ़ाव पता है, सारे दाव पेच पता है। अगर वो कम मार्जिन में भी काम करते हैं तो वो उस लॉस को झेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैकअप अच्छा है। आपके पास लिमिटेड सेविंग्स है, आपके पास लिमिटेड पैसा है, आप उस लॉस को ज़्यादा वक्त तक नहीं झेल पाओगे। इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है हमारे 90s के हीरो हर्षद मेहता साहब। वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए आदमी जो मार्केट में बड़े बड़े लोगों को हिला देते हैं। और उस वक्त सिटी बैंक और मनु माने क्या करते हैं, हर कोशिश करते हैं उनको गिराने की, और एक दिन गिरा भी देते हैं। प्रोफेशनल राइवलरी इतने लोगों के गिरने का कारण बनती है मार्केट में। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो इसने इतने सारे बिजनेसमैन को, एस्टैब्लिश बिजनेसमैन को बर्बाद किया है कि कोई हद नहीं है। तो सेकंड चैलेंज अक्सर एंटरप्रेन्योर्स के सामने यही आता है कि वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो आपको टिकने ही नहीं देते। दैट्स अ हार्श ट्रूथ ऑफ एंटरप्रेन्योर जर्नी, जो बहुत लोग नहीं समझते। अगर आप इन दोनों स्टेजेस को क्रॉस करके अपने सारे कंपेटिटर्स को डील करके मार्केट में अपनी जगह बना भी लेते हो, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लेते हो, तो आप एंटर कर पाते हो स्टेज 3 में। और ये वो स्टेज है जहाँ पे कई बिजनेस ओनर्स सालों तक अटके रहते हैं, यहाँ से वो निकल नहीं पाते। और ये एक हार्श रियलिटी है, हार्श रियलिटी है हिंदुस्तान जैसे देश में बिज़नेस करने की। देखो हमारा देश वो है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है, हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी। अब देखो ऐसे देश में बिज़नेस करने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिलता है, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं अगर आप उन तक पहुँच पाए तो। लेकिन उसके साथ साथ आपको मिलता है एक अनलिमिटेड कॉम्पिटिशन, और ये सच में बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये आपके बिज़नेस को
एक्चुअली मार देता है काफ़ी हद तक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब एक काम को करने के लिए 500 लोग बैठे होते हैं, 5000 लोग बैठे होते हैं, तो होता क्या है, आपको सिर्फ अपनी जगह बनाए रखने के लिए, सिर्फ डे टू डे बिजनेस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और इसके लिए आपको वही करना पड़ता है जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स दो, स्कीम्स निकालो, ऑफ़र निकालो और कम प्रॉफिट्स और कम मार्जिन पे काम करो। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो यही कर रहे हैं, वो बेसिकली बहुत ही कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई कि अगर उन्होंने ये डिस्काउंट्स नहीं दिए, अपना प्रॉफिट कम नहीं रखा, तो 50 लोग और बैठे हैं उनकी जगह लेने के लिए। जहां उन्होंने डिस्काउंट्स देना बंद किए, ज़्यादा मार्जिन में काम करने की कोशिश की, कोई और आके उनकी जगह लेके चला जाएगा। इसीलिए बाहर की ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं, वहाँ की ई कॉमर्स वेबसाइट्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में काम करती हैं, काफ़ी अच्छे हाई मार्जिन्स में काम करती हैं, क्योंकि उनके वहाँ पॉपुलेशन भी कम है और उनको वहाँ पे इतने सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स नहीं देने पड़ते। वहाँ की जनता ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है। इसलिए हमारे देश के बहुत सारे फ्रीलांसर जो एक्चुअली काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहें कि भाई वो अमेरिका और यूरोप के देशों से काम करना चाहते हैं, बाहर के क्लाइंट्स पर करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स ज़्यादा पे करने में कतराते नहीं हैं, उनको वहाँ से काफ़ी अच्छी फीस मिल जाती है। दैट्स अ हार्श रियलिटी। तो आप ये झेल जाते हो, लेकिन जब आपको लॉन्ग टर्म में यही प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, तब आपको रियलाइज़ होता है बिजनेस वर्ल्ड की हार्श रियलिटी का। और फिर धीरे 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 आपको याद आने लगती है अपनी कॉर्पोरेट जॉब की। गलती से आपको अपना बॉस भी उतना बुरा नहीं लगने लगता, आपको वहाँ का टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी अब उतना बुरा नहीं लग रहा होता, क्योंकि आपको पता है भाई कि पूरा महीना मरवाने के बाद, अपनी बैंड बजवाने के बाद कम से कम आपको एक अच्छा अमाउंट तो मिलता था, कम से कम हम अच्छे पैसे लेकर सेटिस्फाइड होकर तो घर जाते थे। यहाँ पे अपना सब कुछ लगाने के बाद भी आप वो नहीं कमा पा रहे जो आपकी वर्थ है। जिस सपने को पूरा करने के लिए आपने जॉब छोड़ी थी, वो सपना पूरा आप कर ही नहीं पा रहे हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी। और देखो जॉब में और बिज़नेस में बेसिक फ़र्क क्या होता है, वो फ़र्क ये होता है कि एक जॉब में, कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको अपनी मेहनत और अपने टाइम और अपने स्किल के पैसे मिलते हैं, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा होता। यहाँ पे आपको अपनी जेब से सब कुछ निकालने के बाद ही ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता, और आपकी इनकम फिक्स भी नहीं है। हो सकता है इस महीने आपका प्रॉफिट थोड़ा अच्छा हो गया, हो सकता है अगले महीने प्रॉफिट हो ही ना, ये बहुत कम हो। ये चीज़ अक्सर बिजनेस ओनर्स को चुभती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, ऑफिस का खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग वाला खर्चा, सब कुछ निकालने के बाद आप अपने लिए अक्सर ज़्यादा कुछ नहीं बचा पाते। और हमारे देश के मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स इसी स्टेज पे अटके हैं। वो बस महीने का खर्चा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने में वो अपना खर्चा निकाल सकें, घर चला सके, दैट्स इट। कोई बहुत सारा एक्सपेंशन, बहुत सारा ग्रोथ और बहुत सारा प्रॉफिट वो कमा ही नहीं पा रहे हैं। जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत चंद बिजनेसमैन होते हैं जो बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल की ग्रोथ कर पाते हैं, बहुत कमाल का एक्सपेंशन कर पाते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी खोल पाते हैं। वो सिर्फ कुछ चंद नाम होते हैं, और सोशल मीडिया को सिर्फ उन्हीं नामों के बारे में बताता है। वो उन्हीं गिने चुने 4 ग्लोरीफाइड नाम आपको बताता रहता है, और आप एक्साइटेड होते रहते हो, सपने देखते रहते हो कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो उन 5000 नामों को छुपा लेता है जो वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसलिए आप रियलिटी से थोड़ा दूर रहते हो और सपनों के थोड़ा करीब। दैट्स ट्रू। और इन सब के बाद अगर कोई चीज़ है जो एक बिज़नेस ओनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाती है, वो कोई बाहरी फैक्टर नहीं है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, वो है उसके अंदर का मेंटल प्रेशर। देखो भाई, हमारे हिंदुस्तान में जब अपने माँ बाप से कहते हो कि भाई आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो वो अक्सर पहले ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि बेटा हमसे पैसे मत मांगना, जो चाहो खुद करो। और गलती से अगर आप एक जॉब छोड़ के बिज़नेस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपनी फैमिली को बहुत कन्विंस करना पड़ता है। गलती से अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बीवी बच्चे हैं, भाई फिर तो अलग ही लेवल का स्ट्रगल होता है इसमें। ये सब करने के बाद अगर आप सबको कन्विंस करके एक बिज़नेस स्टार्ट कर भी लेते हो, तो आपको हमेशा पता रहता है कि उन सबकी नज़रें आपके ऊपर है, आपके पेरेंट्स की, आपके रिश्तेदारों की और आपकी बीवी बच्चों की भी। तो आपको हमेशा ये प्रेशर रहता है कि आपको परफॉर्म करना ही होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सक्सेसफुल होना ही होगा, क्योंकि आपने रिस्क लेकर, बेसिकली कभी कभी लोग अपनी फैमिली सिक्योरिटी को दांव पे लगा कर ये रिस्क लेते हैं, उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ये मेंटल प्रेशर आपको हमेशा दबाता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर वक्त आगे बढ़ रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, और आपकी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उनके लाइफस्टाइल पे। जो चीज़ें आप पहले उनके लिए कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ें वो पहले खरीद पाते थे वो नहीं खरीद पा रहे हैं। भले ही वो आपसे कुछ कहें ना, भले ही वो आपके प्रति एक सपोर्ट दिखाएं, लेकिन आपको अंदर से पता होता है, वो एक गिल्ट आपको हमेशा अंदर महसूस होता रहता है, और वो मेंटल प्रेशर आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रखता है। और इतना स्ट्रेस झेलने के बाद आपको सडनली याद आता है मेरे भाई कि जिस स्ट्रेस से बचने के लिए जॉब छोड़ी थी, वो स्ट्रेस तो यहाँ भी है,
बल्कि फ़र्क क्या था कि वहाँ पे जो स्ट्रेस था वो सिर्फ ऑफिस में ही रहता था। ऑफिस में बॉस की गाली सुनने के बाद, क्लाइंट का प्रेशर झेलने के बाद हम घर आते थे, सारी बातें भूल के टीवी देखते थे, चिल करते थे और सुकून से सो जाते थे। लेकिन बिज़नेस में आपका स्ट्रेस आपका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि अब वो ऑफिस आपका अपना है, बिज़नेस आपका अपना है, वहाँ के प्रॉफिट लॉस आपके अपने हैं, और वो बिज़नेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, आपकी फैमिली का क्या होगा, ये जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है। बिज़नेस एक्चुअली अक्सर लोगों की रातों की नींद भी हराम कर देता है। ये कड़वा सच है जो अक्सर नहीं बताई जाती। तो बाहरी दुनिया से आप जितना भी लड़ लो, लेकिन अपने अंदर के स्ट्रेस से कैसे लड़ोगे, आपके अंदर के शैतानों से कैसे लड़ोगे जो आपको सोने नहीं देते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। बाहरी चैलेंज से भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है। अगर आप अपने अंदर के मन को डील कर पाओ तो आप दुनिया को भी डील कर सकते हो। अब आई नो मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद सबको लग रहा होगा कि भाई मैं स्टार्टअप ओनर्स को, जो एस्पायरिंग स्टार्टअप ओनर्स हैं, उनको डिमोरलाइज़ कर रहा हूँ, डिमोटिवेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं बस आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की ग्लोरिफिकेशन के चक्कर में मत पड़ो, रियलिटी को देखो, बिज़नेस स्टार्ट करो, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आओ, पैशन फॉलो करो। अच्छी बात है, ये सोच हमारे देश में होनी चाहिए, क्योंकि जब बिज़नेस आएंगे नए तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तभी तो हमारे देश में से भी एक आध कोई हो सकता है ज़करबर्ग या एलन मस्क निकल आए शायद। बट उसके साथ साथ एक रियलिटी चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनरियलिस्टिक विजन होकर बिज़नेस मत स्टार्ट करना, आप बहुत बुरी तरह फंसोगे। सच्चाई को साथ रख के ही सपने देखने चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक व्हेन यू आर इवन ड्रीमिंग। तो देखो, ये मेरा ओपिनियन था हमारे स्टार्टअप कल्चर के बारे में, और सोशल मीडिया की जो ओवर ग्लोरिफिकेशन हो रखी है स्टार्टअप कल्चर की, उसके बारे में आप अपने ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यू मोस्ट वेलकम। अपने ओपिनियंस बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही है, थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए हमें भी अच्छा लगेगा। सो सी यू सून विद अनदर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। सी यू सून।